हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। गाइस, आज हम चैप्टर 2 और 3 के जो लेफ़्ट ओवर प्रोविजंस थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ चैप्टर 2 और 3। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज हम सबऑर्डिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के बारे में देखेंगे। इसमें आपको कौन कौन से सेक्शन याद रखने हैं? सेक्शन 10, 15, 19 एंड 23। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि अगर सेक्शन 10 है, 15 है, 19 और 23 है तो ये सब सबऑर्डिनेशन ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के बारे में बात करते हैं। 10 में क्या है? असिस्टेंट सेशंस जज, यानी कि ये किसके सबऑर्डिनेट होंगे। और 15 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, 19 मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स एंड 23 एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। देखिए, असिस्टेंट सेशंस जज जो हैं वो सेशंस जज के सबऑर्डिनेट होंगे, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स जो है वो सेशंस जज के सबऑर्डिनेट सीजीएम होता है, और उसके सबऑर्डिनेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होंगे। ऑलराइट, एंड लाइकवाइज जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हैं, इसमें भी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो सेशंस जज की है, उसके नीचे CMM, ACMM, और उसके नीचे अदर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स। एंड व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, तो इसमें एक्सेप्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इनको छोड़ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है उसके नीचे ऑल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आएंगे। ओके, और ये पॉइंट भी देख लेते हैं। एंड एवरी EM अदर देन STM एक्सरसाइजिंग पावर इन अ सब डिवीजन, ये सबऑर्डिनेट टू होगा STM के, बट इन पे कंट्रोल होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। ठीक है, फिर से बताती हूँ। जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट आएंगे, एक्सेप्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, और उसके अलावा जितने भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स रहेंगे जो कि एक सब डिवीज़न में काम करेंगे, वो सब STM के अंडर में आएंगे, लेकिन उन पे कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेक्शन 10 में क्या हुआ है? सब क्लॉज 2 में क्या दिया गया है? रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग सेशंस जज। कौन बनाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस के बारे में? कौन बात करता है? तो वो काम करते हैं सेशंस जज खुद। ठीक है, मतलब जो भी असिस्टेंट सेशंस जजेस हैं वो क्या क्या काम करेंगे तो उन्हें बताएगा सेशंस जज, क्योंकि उनके ऊपर अथॉरिटी वही है। सो वेरी सिंपल। इसमें क्या होता है कि जो भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स है वो क्या क्या काम करेंगे वो CJM बताएगा। तो जो हाईएस्ट अथॉरिटी है ना, वही तो बताएगी कि क्या काम करना है, वही चीज़ है। और यहाँ पे CMM बता रहा है कि जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हैं या ACMM है वो सारे काम क्या करेंगे वो CMM बताएगा। लाइकवाइज देखते हैं सेक्शन 10 का 3। देखो, डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन। मान लो कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो सेशंस जज हैं वो एब्सेंट हैं या इनेबल हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो अर्जेंट एप्लीकेशन होगा उसको कौन सॉल्व करेगा? असिस्टेंट एंड एडिशनल सेशंस जज। और अगर वो नहीं है तब सेशंस जज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सेशंस जज ही बताता है कि भाई अगर असिस्टेंट साहब नहीं है तो इसका डिस्पोजल एडिशनल कर सकता है, या वो भी नहीं है तो सेशंस जज खुद इसका डिस्पोजल कर सकता है अर्जेंट एप्लीकेशन का। ठीक है, बट इस तरह की कोई भी चीज़ देखो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के केस में नहीं दी है और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के केस में नहीं दी है। तो यही बेनिफिट हो जाता है जब हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। इस वजह से ऐसे चार्ट बना के पढ़िए तो बहुत बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। करना कुछ नहीं है, बस वीडियो को पॉज करके आप अपने पर्सनल नोट में ये चार्ट बना लो। इसका सेक्शन 23 का हम सेक्शन सब सेक्शन 2 देखते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रूल्स बनाते हैं अगर कोई स्पेशल ऑर्डर देना है एज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग EM या एडिशनल DM। तो इसमें सब समझ लो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में इसमें सारी चीज़ें हो रही हैं, रूल्स भी वही बना रहे हैं और सारे ऑफिसर्स भी उनके सबऑर्डिनेट है। एक्सेप्शन यहाँ पे 2 है जो कि आपको बताया गया। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और जो हमारी 2 सेक्शंस कल बचे थे वो हैं सेक्शन 12 एंड 17। तो 12 है वो CGM के बारे में बात करता है या एडिशनल CGM, और लाइकवाइज 17 CMM या ACMM। तो आप जब भी 12 को पढ़ना तो उसके साथ साथ 17 को भी पढ़ लेना। ये CGM और मेट्रोपॉलिटन एरिया में है तो CMM। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें। ये कह रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो अपॉइंट करती है किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एज CJM। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि JMFC को फर्स्ट क्लास को एज अ CJM कौन अपॉइंट करता है, तो दैट अथॉरिटी इज़ हाई कोर्ट। ओके,
नेक्स्ट है जेएमएफसी को एडिशनल सीजेएम भी हाई कोर्ट बनाती है, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ सीजेएम। तो हाई कोर्ट ही बताएगी कि आपके क्या क्या पावर हैं जेएमएफसी को एडिशनल सीजेएम अगर बनाती है तो, और उनके सारे पावर सीजेएम की तरह ही होते हैं, सारे या फिर एकाध पावर, जो भी हाई कोर्ट को समझ में आए वो उनकी डिस्क्रिप्शन पे है। नेक्स्ट देखते हैं 3 क्या बोल रहा है। सबसेक्शन 3 के ए में डेजिग्नेशन की बात की गई है। यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को डेजिग्नेट कर सकती है एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये डेजिग्नेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्दर ये बोलता है कि हाई कोर्ट ऐसा करेगा, और दूसरा वो उनको रिलीव कर देगा ऑफ द रिप्रेजेंटेशन स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज ओकेजन रिक्वायर्स। तो यानी यहाँ कुछ ड्यूटीज से उन्हें रिलीव करने की भी बात की जा रही है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन डेजिग्नेट करता है जेएमएफसी को एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो वो हाई कोर्ट। या ये भी पूछ सकते हैं कि हाई कोर्ट कौन से ऑफिसर को एज सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाता है, तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, है ना। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, हमें ये ध्यान रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट जो बी क्लॉज है वो ये बोलता है कि कंट्रोल ऑफ सीजेएम के कंट्रोल के अंडर जो भी एसडीएम है उनके पास सुपरवाइज करने की पावर होगी और कंट्रोल करने की पावर होगी जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको। इसमें एक ऑफिसर को छोड़ा गया है, वो है एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उनको छोड़ के बाकी सबके ऊपर इनकी पावर होती है, ठीक है। और ये सब पावर उन्हें कौन कन्फर करता है, ये हाई कोर्ट। तो ये तो रहा सेक्शन 12। और सेक्शन 17 क्या है, इसमें भी जो सीएमएम है यानी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उनको सीएमएम कौन बनाता है, अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट। और मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट को एसीएमएम भी हाई कोर्ट ही बनाता है, और उनको सारे पावर्स होते हैं ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की। फ्रेंड्स अब चैप्टर 2 के ये लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस बचे हैं, 2 सेक्शंस 24, 25 और 25A। तो हम इनको भी देखते हैं। सेक्शन 24 और 25 और 25A ये तीनों पब्लिक प्रोसिक्यूटर से डील करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको शॉर्ट में अभी हम पीपी बोलेंगे तो पढ़ाने में ईजी होगा। पीपी हम 24 में कवर करेंगे, और अगर असिस्टेंट की बात करते हैं तो वो 25 में, ठीक है। देखो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हम बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा सेक्शन 24 की बात हो रही है, और अगर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात हो रही है तो वो सब कुछ सेक्शन 25 में डील होगा, ठीक है। और सेक्शन 25A ये डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इसकी बात करता है। तो पहले हम सेक्शन 24 और 25 को देखते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबसे पहली बात है कि कौन अपॉइंट कर रहा है, तो इनका अपॉइंटमेंट पहले कहाँ होता है, हाई कोर्ट में होता है। तो इसी तरह एपीपी जो है असिस्टेंट है, इनका अपॉइंटमेंट होता है डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, ये हो गया। और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट, देखो दोनों कर सकती हैं, राज्य सरकार भी और जो केंद्र सरकार है वो भी, लेकिन हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। और जब हम असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करेंगे तो इनको सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है, कहाँ पे, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एक या उससे ज़्यादा, 1, 2, 3, 4, 10, 15 जितनी भी ज़रूरत हो वो उतने एपीपी अपॉइंट कर सकती हैं। किस लिए, उनका काम क्या होता है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट, ठीक है। और यही सेम काम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं उनका भी होता है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी एक या एक से ज़्यादा अपॉइंट किया जा सकता है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और जो मेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको भी, बट उनका पर्पस देखो क्या होता है, फॉर कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो हम जानते हैं कि ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या वो भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी एज पर देयर नीड। सेकंड देखते हैं अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे हमने देखा ना, केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है, तो ऐसी क्या सिचुएशंस है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, तो वो भी देखते हैं। 1 और मोर पीपी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर सकती है, आगे भी बताती हूँ सिचुएशंस भी आपको। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हर राज्य में 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर और मे ऑल्सो अपॉइंट 1 या मोर एपीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे एपीपी जो लिखा है ना उसको असिस्टेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, असिस्टेंट 25 में है और एडिशनल 24 में है।
प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एपीपी हैं अपॉइंटेड फॉर वन डिस्ट्रिक्ट को किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पीपी या एपीपी अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनके डिस्क्रिप्शन पे होती है कि एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहे तो वो ये डिस्ट्रिक्ट भी देके और साथ ही साथ दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी देके इसकी अथॉरिटी दे दे। ये सब उनके अपने डिस्क्रिप्शन पे होता है क्योंकि उन्हें रिप्रेजेंट करना है गवर्नमेंट को, है ना। ना लास्ट क्या है इसमें, फोर्थ, इस स्लाइड का लास्ट है। वैसे तो इसमें बहुत सारे सबसेक्शन है, आगे देखते हैं। इसमें डीएम कंसल्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। अगर एक पैनल बनाने की बात हो रही है, ठीक है, कुछ लोगों का नाम लेके आप एक पैनल बनाओ, तो वो पैनल कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और कंसल्ट किससे करेगा, ये जो सेशंस जज हैं, यस, जो सेशंस जज हैं इनसे कंसल्ट करेगा। अब यहीं पे हमारे पीटी का क्वेश्चन आ जाता है और हम बहुत तेज़ी से इसे गलत करते हैं। सारा अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, बट जब हम पैनल बनाने की बात आ रही है तो डीएम कंसल्ट किससे कर रहा है, सेशंस जज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे ध्यान रखना। यहाँ सेंट्रल, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेशंस जज है, ठीक। तो पैनल बनाने के मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंसल्ट किया सेशंस जज को, और उन्हें जो भी लोग ठीक लगे फिट टू बी अपॉइंटेड पीपी और एपीपी फॉर डिस्ट्रिक्ट, उनका एक लिस्ट बनाया गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं सेक्शन 24 में और भी सब क्लॉजेज हैं, बट पहले सेक्शन 25 को ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि वो यहीं तक है। देखो कहाँ तक पढ़ा था, यस। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर रही है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन ये है, 1A इसमें ऐड किया गया था, देख लो अमेंडमेंट कब का है, 1978 का। इसमें जो एपीपी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐड मतलब अपॉइंट कर सकती है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा असिस्टेंट पीपी को। उनका पर्पस क्या होगा, कंडक्टिंग एनी केस या क्लासेस ऑफ केस इन कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। तो देखो यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन एक बात याद रखने की है कि अगर असिस्टेंट की बात आएगी तो ज़्यादा पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही अपॉइंट करे किसी को, नहीं तो सारा काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। इसमें सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज एपीपी। ये क्वेश्चन हमने पीटी में देखा भी था, कहीं पे आया था कि क्या पुलिस ऑफिसर को असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर है नो। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। और देखो एपीओ के एग्ज़ाम में ये सेक्शन तो ज़रूर से पूछेगा, नहीं भी पूछेगा फिर भी हमें सारी जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए क्योंकि हम यही बनने जा रहे हैं, इसी का एग्ज़ाम देंगे। देखो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, जहाँ कोई असिस्टेंट पीपी अवेलेबल नहीं है, मान लो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट साहब नहीं है किसी केस के लिए, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकता है किसी दूसरे पर्सन को एज एपीपी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पर हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। प्रोवाइजो इसमें क्या बताता है कि पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी सो अपॉइंटेड, पुलिस ऑफिसर नहीं अपॉइंट होगा एज असिस्टेंट पीपी। एंड अगर ही हैज़ टेकन एनी पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशन, भाई मान लो कोई ऐसा ही केस आया जिसमें वो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कर रखी है और एविडेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम पुलिस ऑफिसर को कैसे बना सकते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ़ ही इज़ बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ही और इंस्पेक्टर के रैंक के बिलो भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, बहुत माइन्यूट पॉइंट्स हैं और एपीओ के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ सकता है, तो आप बिल्कुल से याद रखिएगा। तो सेक्शन 25 तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, बट सेक्शन 24 में अभी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं वो बचे हुए हैं, तो उन्हें हम कंप्लीट करते हैं। और देखिए मैं इसे बहुत ही डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अगेन फिर से बोल रही हूँ कि ये हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखते हैं सब सेक्शन 5 क्या बोलता है, जब तक पर्सन का नाम पैनल में नहीं आता, पैनल किसने बनाया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, किससे कंसल्ट की थी, सेशंस जज ने, इस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेशंस जज, ठीक है ना, याद रखना। तो क्या कहता है कि जब तक पर्सन का नाम नहीं आता है पैनल में जो डीएम ने प्रिपेयर की है, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अपॉइंटमेंट की बात आ गई तो स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई। अब सबसेक्शन 6 जो है वो नॉट विदस्टैंडिंग क्लॉज है सबसेक्शन 5 के ऊपर। वो ये बोलता है कि मान लो कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये एक पर्टिकुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही बने हुए हैं, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो वही ग्रुप है ना, वो जो कार्डर है उसी में से अपॉइंट कर देगी किसी को एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। प्रोवाइजो क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के ओपिनियन में जहाँ कोई सुटेबल पर्सन इज़ अवेलेबल नहीं है,
मतलब स्टेट गवर्नमेंट ये समझ रही है कि भाई ये ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी सुटेबल पर्सन अवेलेबल नहीं है इस कार्डर में ही उस अपॉइंटमेंट के लिए, जो ऊपर कार्डर अबव मेंशन्ड है इसके तहत। तो ऐसी कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पैनल है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बनाया था सेशंस जज से कंसल्ट करके, उसमें से लेके अपॉइंट कर देगी। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, बट बात वही आ गई ना कि लीगल लैंग्वेज एकदम जलेबी की तरह घूम घूम के ही सीधी सी बात कहती है। तो ये जो जलेबी वाला प्रोसेस है ना, इससे हमको गुजरना पड़ता है बहुत ही सिंपल सी बात को समझने के लिए, है ना। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है। एक्सप्लेनेशन हमें दो चीज़ें बताता है, एक है रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, उसका क्या मतलब है, और दूसरा जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं उनका क्या मतलब है। तो ए बताता है रेगुलर कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स, इसका मतलब होता है कार्डर ऑफ प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स जो इंक्लूड करते हैं पोस्ट ऑफ पीपी विच प्रोवाइड्स फॉर प्रमोशन ऑफ एपीपी टू दैट पोस्ट। तो ये समझ लो पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये इंक्लूड कर रहा है, और दूसरा जो प्रोवाइड करते हैं टू द प्रमोशन ऑफ एपीपी टू दैट पोस्ट, यानी कौन सी पोस्ट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का क्या मतलब होता है, पर्सन अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ द पीपी और एपीपी, यही तो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं, है ना। तो एक्सप्लेनेशन हमको ये चीज़ बता रहा है। अब देखते हैं सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, तो उनकी जो प्रैक्टिस है एज एन एडवोकेट वो 7 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम 7 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा। ओके। और एलिजिबिलिटी ऑफ स्पेशल पीपी, अगर भाई कोई स्पेशल पीपी है तो उसकी 10 साल से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी नॉर्मल में 7 और अगर स्पेशल की बात आ गई तो 10। और अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वो कर रही है। प्रोवाइजो है इसमें, देखो क्या कहता है, कोर्ट में परमिट द विक्टिम टू एंगेज एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस टू असिस्ट द प्रोसिक्यूशन। ये तो हमेशा ही विक्टिम को राइट है कि वो चाहे तो अपने मर्जी का एडवोकेट उसके साथ लगा सकता है, ठीक है, जो भी पीपी या एपीपी साहब हैं एडिशनल। और सबसेक्शन 9 क्या कहता है, पीरियड ड्यूरिंग विच अ पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस एज एन प्लीडर और रेंडर्ड सर्विसेज एज एपीपी पीपी या असिस्टेंट पीपी या अदर अथॉरिटी, इसको हम डीम्ड, यानी इस पीरियड को हम मानेंगे कि पीरियड ड्यूरिंग विच सच पर्सन हैज़ बीन इन प्रैक्टिस, यानी कि आप समझ लो कि भाई वो पीरियड जिसके बीच में वो आदमी प्लीडर या फिर एज अ प्लीडर काम कर रहा था या एज अ एपीपी काम कर रहा था, या मान लीजिए अभी आप एपीओ बन जाते हो, कुछ भी बन जाते हो, तो ये सारा पीरियड काउंट होगा कि हमने प्रैक्टिस की है इस टाइम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर 2। और गाइस मुझे लगता है कि सेक्शन 25A की जो मैंने स्लाइड बनाई थी वो मिस हो गई है मेरे से, तो चलिए मैं पढ़ा तो सकती हूँ, बट मैं ये सोच रही हूँ कि कल का जब हम फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो पहले हम 25A से शुरू कर देते हैं। रीज़न उसका ये है कि क्योंकि 25, 24, 25 और 25A ये हमारे एपीओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसमें एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। अभी बाय मिस्टेक वो स्लाइड मेरे से मिस हो गई है, तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, और कल की जो लेक्चर होगी उसमें स्टार्टिंग ही हम 25A से करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रोज़ ये लेक्चर्स आप फॉलो करिए। ओके। तो अब देखिए जो चैप्टर 3 था उसमें कुछ सेक्शंस छूटे थे, उनको हम देख लेते हैं। पहला तो है सेक्शन 30। इसमें क्या बोलता है, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। अगर पैसा नहीं दिया, पैसे भाई लगा था, फाइन लगी थी और आपने पैसे नहीं दिए, तो कैसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। पहले तो देखो कौन अवॉर्ड करता है, ये सब सेक्शन 1 में दिया है, तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अवॉर्ड करता है। तो सेक्शन 29 बात करता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स के बारे में, सीजेएम, जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, ठीक है। इसको तुरंत अभी रिवाइज कर लो अगर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि सीजेएम की जो कितने अथॉरिटी है सेंटेंस देने की, और जेएमएफसी और जेएम सेकंड एससी की, ठीक है। और सबसेक्शन 1 का जो प्रोवाइजो है वो 2 कंडीशंस प्रोवाइड करता है। पहला क्या है, नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मजिस्ट्रेट की जितनी पावर है उसके एक्सेस में वो सेंटेंस नहीं पास करेगा, ठीक है भाई। जिनकी 1 साल की है वो 1 साल का देंगे, और जिनकी 3 साल की है वो 3 साल का देंगे, सीधी सी बात है। और बी क्लॉज कहता है कि शैल नॉट एक्सीड 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1/4 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। जब हम फाइन के डिफ़ॉल्ट में उसको इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं तो जो टोटल इम्प्रिजनमेंट थी ना उसका 1/4 भाग से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा। और सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन एडिशन टू अ सब्सटैंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैक्सिमम अवॉर्डेबल। यानी देखो जो सब्सटैंटिव सेंटेंस उसको प्रोवाइड किया गया था ना, उसके एडिशन में ये सेंटेंस रहेगा जो डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन के उस एवज में दिया जा रहा है। ओके।
चलो अगर याद नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं बता देती हूँ। जो सीजीएम है उनकी जो लिमिटेशंस है वो 7 साल तक की हैं, बस 7 साल तक की सज़ाओं को दे सकते हैं, उससे आगे नहीं। और जो फर्स्ट क्लास है वो 3 10, ये याद रखना, 3 साल 10,000। और जो सेकंड क्लास है वो 1 5, 1 साल 5,000, ठीक है। तो सेकंड क्लास 1 5, FC 3 10, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। अब सेक्शन 31 पे हम आ गए। इसमें क्या होता है, जब सेवरल ऑफेंसेस की ट्रायल चल रही है, लेकिन एक ही ट्रायल में हम कर रहे हैं, यानी समझो एक ट्रायल चल रही है और उसमें कई सारे ऑफेंसेस को ट्राई किया जा रहा है, तो उस केस में कन्विक्शन कैसे होगा, और जो कन्विक्शन हुआ है तो उसमें क्या होगा। तो देखो ट्रायल चल रहा है, देखिए कुछ बच्चों को डेफिनेटली दिक्कत हो रही थी बिकॉज ऑफ द मीडियम, इसलिए मैंने अभी जो ये अपने पर्सनल नोट्स बनाए उसमें मैंने दोनों लैंग्वेज इंक्लूड कर ली, कि इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ठीक रहे और हिंदी वाले बच्चों के लिए भी ठीक रहे, ठीक है ना। तो चलिए इस एग्जाम्पल से आई होप समझ में आए। ट्रायल चल रहा है, जो ए है कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ऑफेंसेस, चलो अभी 2 ही ऑफेंस लेते हैं कि 2, अच्छा 3 ले लेते हैं, कि 3 ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पनिशमेंट है वो कैसे रन करेगी, तो वो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेगी। और देखिए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एक के बाद दूसरी, यानी अगर मान लो 5 साल की सज़ा दी गई है तो 5 साल चलेगा, और दूसरी भी है ना, और 2 और मोर ऑफेंसेस, दूसरी की है 3 साल, तो फिर 5 साल चलेगा, वो ख़त्म होगा, तो उसके बाद 3 साल चलेगा, इस तरह से, यानी एक के बाद दूसरी। अनलेस कोर्ट कॉन्करेंट पनिशमेंट का ऑर्डर दे, अगर कोर्ट ने कॉन्करेंट दे दिया कि भाई एक के बाद दूसरी नहीं, सब एक साथ ही चलेंगी, तो ठीक है, नहीं तो कॉन्जिक्यूटिवली रन करेंगी। सेकंड देखते हैं, इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, जो यहाँ पे अभी अवॉर्ड किया गया, इस केस में क्या होगा, ये ज़रूरी नहीं है कोर्ट के लिए टू सेंड द ऑफेंडर फॉर ट्रायल बिफोर अ हायर कोर्ट, ये ज़रूरी नहीं है कोर्ट कि उसको भाई सेंड करे एक हायर कोर्ट के पास फॉर ट्रायल। कैसी सिचुएशन होगी तब की बात है, ये सिचुएशन ये है कि जब एग्रीगेट पनिशमेंट फॉर द सेवरल ऑफेंसेस बीइंग इन एक्सेस ऑफ द पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट, ठीक है। और मान लो भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चलो फर्स्ट क्लास ले लेते हैं, जो 3 साल की सज़ा दे सकते हैं हमको, ओके। तो उनकी जो कॉम्पिटेंसी है वो तो 3 साल तक की है, लेकिन अब क्योंकि एक से ज़्यादा ऑफेंस हुए थे तो उनको ऐसा पनिशमेंट देना पड़ा जो 3 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफेंडर जो है उसको ट्रायल के लिए हायर कोर्ट में भेजे, वो ट्रायल उनका कर सकते हैं, ये चीज़ कहा गया। इसमें 2 प्रोवाइजो भी हैं। पहला प्रोवाइजो ये बोलता है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो किसी भी हाल में 14 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, और दूसरा ये बोलता है कि जो अग्रीगेट पनिशमेंट है, यानी जो टोटल पनिशमेंट है, शैल नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट विच द कोर्ट इज़ कॉम्पिटेंट। जैसे कि मैंने बताया जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान लो फर्स्ट क्लास है, जिनकी 3 साल तक की अथॉरिटी है, उनका जुरिस्डिक्शन है, या कह सकते हैं वो कॉम्पिटेंट है, तो अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो ट्राई कर सकते हैं तो वो अपने से डबल जो पनिशमेंट हो उसकी लिमिटेशंस तक, तो समझ लो 3 साल है तो 3 को डबल कर लो यानी 6 साल। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो 6 साल तक की चीज़ें देख सकते हैं, और जो ये सेकंड क्लास है वो एक है तो 2 साल तक की। और इसी वजह से देखो ये प्रोवाइजो में 14 ईयर्स क्यों रखा गया है, क्योंकि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सीजीएम की है, और उसका जो कॉम्पिटेंसी है वो 7 ईयर्स का है, इसको डबल करो तो 14 ईयर्स। इसीलिए यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 14 ईयर्स की रखी गई है, कि इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है। अब सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर अपील में जाना है इस तरह के ऑफेंसेस में जो एक से ज़्यादा है और उनका ट्रायल हुआ है, तो उसमें जो एग्रीगेट होगा ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, कॉन्जिक्यूटिव जो सेंटेंस चल रहा था उसका जो टोटल होगा उसको हम सिंगल सेंटेंस फिर मानेंगे। ये नहीं कि 5 साल के लिए अलग, 4 साल के लिए अलग, 2 साल के लिए अलग, ऐसे मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 32, इसमें मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स, यानी कि पावर इसमें हम दे रहे हैं। इसमें कौन दे रहा है पावर भाई, एक तो हाई कोर्ट देगा और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट देगी ऑर्डर के थ्रू। एम्पावर कर सकता है किसको, पर्सनस को जो स्पेशली बाय नेम या फिर वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस, क्लासेस या ऑफिशियल टाइटल से उनको वो एम्पावर करेगा। और ये हम कब मानेंगे कि कब से ये भाई एम्पावर्ड किए गए हैं, तो फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज़ कम्युनिकेटेड टू द एम्पावर्ड पर्सन, जिस डेट को मुझे पता चला, मान लो मुझे 12 दिसंबर, आज 16 है, चलो मुझे 16 दिसंबर को पता चला कि मुझे हाई कोर्ट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, तो आज की डेट से ही ये चीज़ मानी जाएगी।
तो ऐसे ऑफिसर्स जो अपॉइंट हुए हैं उनकी पावर क्या होगी ये बताया गया है सेक्शन 33 में। तो देखो ये सारी कंडीशंस बताई गई हैं, ये आप देख लेना बैरक से, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, इसमें बस यही समझना है कि जब तक हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट ना कर दे तब तक उनके पास सेम पावर्स रहेंगी जिस भी अथॉरिटी के रूप में उनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ये इतना मतलब है। नेक्स्ट है सेक्शन 34 का। इसमें पावर अब अगर भाई कोई अथॉरिटी हमें पावर दे रही है तो पावर ले भी तो सकती है। तो पावर लेने का जो सेक्शन है वो कौन सा है, 34। इसमें भी जिसने पावर दिया है वही पावर ले रही है। हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट विदड्रॉ कर सकती है, और या कोई भी पावर, भाई चाहे तो थोड़ी सी पावर ले ले या हमारी पूरी ही पावर ले ले। और पावर कन्फर्ड बाय सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर ने भाई इन दोनों ने दिया है तो वो कौन विदड्रॉ कर सकता है, मजिस्ट्रेट हु हैज़ कन्फर्ड सच पावर। अगर सीजीएम ने कन्फर किया तो वो ले लेगा, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कन्फर किया वो ले लेगा। तो समझ लो पावर जहाँ से आई है वहीं पे वापस चली जाएगी, है ना। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। सेक्शन 35 के बोलता है पावर्स ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर्स इन ऑफिस। अब जो भी जजेस थे, मजिस्ट्रेट्स थे, इनके बाद ऑफिस में कोई आएगा ना, तो वो कैसी पावर एक्सरसाइज करेंगे। तो उनकी पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ जीएम क्या होगी, किसके द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी, जो उनके सक्सेसर्स हैं। और मान लो इन केस ऑफ एनी डाउट, कोई डाउट होता है तो कौन डिटरमाइन करेगा कि आपकी क्या पावर होगी, वो सेशंस जज डिटरमाइन करेगा, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट है ना, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सेशंस जज की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पे सीजीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर रहा है अगर इन केस ऑफ एनी डाउट। तो सिंपल सी बात है, अगर सेशंस कोर्ट है तो सेशंस जज बताएगा, और अगर मजिस्ट्रेट्स की कोर्ट है तो उसमें सीजीएम बताएगा या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएगा। क्या बताएगा, हु इज़ सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एनी एडिशनल या असिस्टेंट सेशंस जज, कौन है भाई, किसका कौन है, ये सब बताने वाला कौन है, सेशंस जज। और इसमें भी वही सेम काम कर रहा है कि किसी भी मजिस्ट्रेट में कौन है उनका सक्सेसर इन ऑफिस, वो बताएगा सीजीएम या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन 25 ये रह गया, बाय मिस्टेक रह गया, तो कल वो मैं पहले स्टार्ट करूँगी, उसके बाद हम चैप्टर 4 को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 4 का स्कीम है जो आपको पता भी होगा, इसे देख के आना। 36 से लेके 40 तक है, अभी ये बस इतना ही बताती हूँ, और कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। 36, 37, 38 में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो वीडियो को बंद करने से पहले बस सरसरी निगाह से एक बार देख लेना कि हाँ सेक्शन 4 में 2 पार्ट्स हैं, ए और बी, और 36, 37, 38, 39, 40 ये क्या बोल रहा है, दैट्स इट। बाकी कल तो हम एक्सप्लेन करेंगे। सो इफ़ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो और आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और लाइक करिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टारगेट फॉर IQ। कल मिलते हैं, सेक्शन 25A के साथ स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 4 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।